हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ आज। उत्तर प्रदेश के जिलों के उत्पाद एवं उपनाम। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से जिले में कौन सा उत्पाद होता है और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनको उपनाम से भी जाना जाता है, तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मंजिल यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती मुसाफिर को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। हमने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, हमने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी मेहनतें हम लोग को करना है क्योंकि हम लोग जिस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, तो कठिनाई तो बहुत है, बट फिर भी हम लोग को क्या कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। जैसे कि सुल्तानपुर, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 2018 को। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब से की गई है? तो 24 जनवरी 2018 से। आप लोग को पता होगा कि 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसी के दिन से ये क्या हुआ है, स्टार्ट भी किया गया है। और सर्वप्रथम ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, एक जिला एक उत्पाद? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से किया गया था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से किया गया था, ठीक ना। बांदा जिला, जिले का नाम क्या है? बांदा जिला, ठीक ना। सबसे पहले शुरुआत यहीं से की गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि सुल्तानपुर, ठीक ना। सुल्तानपुर जो जिला है, सुल्तानपुर जिले में क्या होता है? मूंज उत्पादन। अब आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे मूंज क्या है, जैसे कि डलिया हो गई, टोकरी हो गई, ये सब क्या है? मूंज उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। ये जैसे लिख लीजिएगा, डलिया, डलिया, टोकरी, टोकरी। आप लोग को पता होगा मूंज क्या होता है। जैसे देहात में आप लोग देखते होंगे मूंज, ये सब क्या है कि आम तौर से ही मिल जाते हैं। तो अधिकतर इनका प्रयोग क्या होता है? डलिया और टोकरी बनाने में किया जाता है, और ये नरकुल की बनी होती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयागराज। प्रयागराज में भी क्या होता है? तो प्रयागराज में भी मूंज का उत्पादन होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिगर में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रयागराज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को भी नोट करते हुए चलेंगे। जो प्रयागराज है, प्रयागराज यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। प्रयागराज यमुना नदी के किनारे स्थित है, और इसमें उर्वरक कारखाना भी है। मूंज उत्पादन और उर्वरक कारखाना भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। कारखाना, उर्वरक कारखाना, ये यमुना नदी के तट पर है। इसको कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। उपनाम नोट करिएगा, उपनाम। तो इसको अनेक उपनामों से जाना जाता है, जैसे कि नोट करिएगा, उपनाम है संगम नगरी। क्या है? संगम नगरी। संगम नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का क्या है? संगम है। इसके बाद लिखिएगा तीर्थ नगरी। तीर्थ नगरी, तीर्थ नगरी,
तीर्थ के लिए ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद लिखिएगा कुंभ नगरी। कुंभ नगरी, कुंभ नगरी इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। 6 महीने पर लगता है, उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, और जो 12 महीने पर लगता है उसे क्या कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, इसे अमरूद नगरी भी कहा जाता है। अमरूद नगरी, अमरूद नगरी। अमरूद नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अमरूद का उत्पादन होता है। और इसे कहा जाता है ईश्वर की, इधर लिख लेते हैं हम लोग, ईश्वर का निवास स्थान। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ईश्वर का निवास स्थान। निवास स्थान, ठीक ना। इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो संगम नगरी, तीर्थ नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान। इन नामों से क्या किया जाता है, प्रयागराज को जाना जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमेठी। अमेठी में क्या होता है कि यहाँ पर भी मूंज उत्पादन होता है। तो मूंज उत्पादन के बारे में हम लोग पीछे पढ़ ही लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उन्नाव। उन्नाव क्यों प्रसिद्ध है, जरी और जरदोजी के लिए। जरी और जरदोजी क्या होता है, ये सोने की चैन के और हीरे मोती इन सबों के क्या होते हैं, कपड़े पर जड़ी लगी होती है। देखिए आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। इसके बाद और कहाँ कहाँ फेमस है जरी और जरदोजी, तो नोट करिएगा। उन्नाव में प्रसिद्ध है कासगंज। कासगंज में भी क्या है, जरी और जरदोजी प्रसिद्ध है। इसके बाद नोट करिएगा चंदौली में भी क्या है, जरी और जरदोजी जो है ये प्रसिद्ध है। इसके बाद बरेली, इसके बाद लिखिएगा बरेली के बाद लिखिएगा बदायूं। बरेली बदायूं के बाद लिखिएगा शाहजहांपुर। यहाँ पर इन शहरों में क्या है, इन जिलों में जरी और जरदोजी प्रसिद्ध है। कासगंज, उन्नाव, कासगंज, चंदौली, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सीतापुर। सीतापुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सीतापुर जो है वो दरी के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, दरी के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में कई प्रकार की दरी है, ठीक ना। ये क्या है, ये सीतापुर में इसका निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिद्धार्थ नगर, ठीक ना। सिद्धार्थ नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो सिद्धार्थ नगर में जो है काला नमक चावल प्रसिद्ध है। सिद्धार्थ नगर में क्या प्रसिद्ध है, काला नमक चावल प्रसिद्ध है। और काला नमक चावल जो है आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, काला नमक चावल क्या है, यहाँ पर काला नमक चावल है, इसकी खेती की जाती है और ये सबसे महंगा चावल बिकता है और ये बहुत ही मीठा भी होता है। इसे जीआई टैग मिला है, लिखिएगा इसे जीआई टैग मिला है। सिद्धार्थ नगर को काला नमक चावल पर क्या मिला है, इसे जीआई टैग मिला है, ठीक ना, जीआई टैग मिला है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि जीआई टैग क्या होता है, तो जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, ठीक ना। और ये मिलता क्यों है,
तो जब देश में मतलब जिस जिले का या जिस उत्पाद का क्या होता है, अपने ही देश में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय देशों तक क्या होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होता है, नाम गाम होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही जीआई टैग मिलता है। अगर कोई उत्पादन, जैसे कि ये काला नमक चावल है, ये बहुत ही मीठा है और ये सबसे महंगा भी मिलता है, और ये क्या है, अपने गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, अपनी गुणवत्ता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और ये अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का है, क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। नोट कर लीजिएगा, यह काफी महंगा होता है, यह काफी महंगा होता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता स्वादिष्ट होता है। और एक विशेषता सिद्धार्थ नगर की ये किसको स्पर्श करता है, तो ये नेपाल से सीमा बनाता है। सिद्धार्थ नगर किससे सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है। ये हम आप लोग को पहले पढ़ा दिए हैं, नेपाल से क्या करता है, सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, नेपाल देश से सीमा बनाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सहारनपुर। सहारनपुर क्यों प्रसिद्ध है, लकड़ी की नक्काशी के लिए। सहारनपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। सहारनपुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, पीछे पढ़ भी लिए हैं। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला है। सहारनपुर 2 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं जिले, 2 जिले लिख लीजिएगा। 2 जिला कौन कौन से हैं, नंबर 1 है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और नंबर 2 पर क्या है, शामली। ये 3 राज्य को स्पर्श करता है। सहारनपुर 3 राज्य को स्पर्श करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसे बस एक बार देखते चलेंगे। हिमाचल प्रदेश, पीछे की वीडियो अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, ठीक ना। इसके बाद हम, इसकी क्या विशेषता है, ये उत्तरी जिला है और ये 2 जिलों को टच करता है, मुजफ्फरनगर, शामली। ये 3 राज्य को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि लकड़ी की नक्काशी, मतलब ये लकड़ी की डिजाइन, लकड़ी पर क्या होता है, डिजाइन की जाती है। लकड़ी की नक्काशी मतलब देख रहे हैं आप लोग कि लकड़ी पर क्या है, कितना सुंदर सुंदर डिजाइन किया गया। ये सहारनपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है, श्रावस्ती में क्या प्रसिद्ध है, जनजातीय शिल्प। जनजातीय शिल्प और कहाँ प्रसिद्ध है, तो नोट करिएगा, जनजातीय प्रसिद्ध है लखीमपुर में। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की क्या विशेषता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, बड़ा जिला। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा
दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो भी दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक ना, ये लखीमपुर खीरी की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इटावा। इटावा में क्या होता है? तो इटावा में वस्त्र उत्पाद होता है। इटावा में क्या होता है? वस्त्र उत्पाद होता है। वस्त्र उत्पाद और कहाँ होता है? तो अंबेडकर नगर, नोट कर लीजिएगा, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में भी क्या होता है? वस्त्र उत्पाद किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा शामली। शामली क्या है? लौह कला के लिए प्रसिद्ध है। लौह कला मतलब लोहे, लोहे के बनी वस्तु। ठीक ना, लौह कला क्या होते हैं? लोहे के बने वस्तु या उत्पाद, लोहे के बने, लोहे के बने उत्पाद, लोहे के बने उत्पाद क्या कहलाते हैं? लौह कला कहलाते हैं। इसमें शामली की क्या विशेषता है? शामली की भी कुछ विशेषताएं आप लोग जान जाइए। शामली क्या है? पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है। शामली क्या है? पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला तो शामली। शामली कितने जिलों को स्पर्श करती है? 3 जिलों को स्पर्श करती है, सॉरी। शामली कितने जिलों को स्पर्श करती है? 3 जिलों को, 3 जिला को शामली स्पर्श करती है। 3 जिला कौन कौन से हैं ये भी नोट कर लीजिएगा। तो नंबर 1 पे लिखिएगा सहारनपुर, सहारनपुर। नंबर 2 पे लिखिएगा, नंबर 2 पे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। नंबर 3 पे लिखिएगा बागपत, बागपत। ठीक। इसके बाद है शामली की एक और विशेषता है कि शामली एक राज्य को स्पर्श करता है, एक राज्य को स्पर्श करता है। और राज्य कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा। ठीक ना, ये क्या है? ये शामली की कुछ विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा संत कबीर नगर। क्या है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में क्या होता है? ब्रास बैंड। संत कबीर नगर में क्या होता है? तो ब्रास बैंड होता है। ये क्या होता है कि पीतल की बनी वस्तु होती है, पीतल की बनी वस्तुएं, पीतल की बनी वस्तुएं होती हैं। ठीक ना, आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, ये पीतल के बने क्या हैं? बर्तन हैं। और इसके बाद हम लोग संत कबीर नगर के बारे में क्या करेंगे, कुछ और देख लेते हैं कि संत कबीर नगर में जो है कि जो भी बर्तन मिलते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रायबरेली। रायबरेली में क्या होता है कि काष्ठ कला, काष्ठ कला से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग फिगर देख रहे हैं, फिगर से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी पर डिजाइन जो बनाई जाती है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? काष्ठ कला के अंतर्गत रखा जाता है। और जो शामली है, रायबरेली है, रायबरेली में एक और चीज फेमस है, इंडियन टेलीफोन। ये क्या होता है? काष्ठ कला भी फेमस है और इंडियन टेलीफोन, इंडियन टेलीफोन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक ना, ये भी क्या है? रायबरेली में प्रसिद्ध है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लकड़ी पर क्या की गई है? नक्काशी की गई है, फिगर बनाया गया है लकड़ी पर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है? पीलीभीत। पीलीभीत क्या है? पीलीभीत में बांसुरी प्रसिद्ध है। पीलीभीत में क्या प्रसिद्ध है? बांसुरी प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? ये बांसुरी बनाई गई है। ठीक ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या है? खाद्य संस्करण। खाद्य संस्करण में आंवला यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है। आंवला,
फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, आंवला है। और इसके कुछ उपनाम भी हैं, प्रतापगढ़ के कुछ उपनाम भी हैं, नोट करिएगा। उपनाम, उपनाम क्या होता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, वही क्या होता है, उपनाम होता है। तो यहाँ पर आंवला प्रसिद्ध है, इसलिए इसे आंवला नगरी भी कहते हैं, आंवला नगरी। इसे क्या कहते हैं, आंवला नगरी कहते हैं। और यह किस नदी के तट पर बसा है, अगर कोई पूछे कि जो प्रतापगढ़ है ये किस नदी के तट पर है, तो सई नदी। किस नदी के तट पर है, सई नदी के तट पर है, सई नदी के तट पर है, ठीक ना। सई नदी के तट पर कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, तो प्रतापगढ़ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ पे नहीं रख दिए, पेन नहीं मिल रही है, चलिए मुजफ्फरनगर के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर क्या है, गुड़ उत्पाद होता है। मुजफ्फरनगर में गुड़ से बनी वस्तुएं क्या होती हैं, मुजफ्फरनगर में मिलती हैं। और गुड़ का उत्पाद कहाँ होता है, तो अयोध्या, अयोध्या में भी गुड़ उत्पाद प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शायद मैंने वहां पर आप लोग को जो कुंभ और महाकुंभ के बारे में बताया, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं उसके बारे में। जो कुंभ और महाकुंभ है, कुंभ और महाकुंभ कहाँ लगता है, हाँ, कुंभ और महाकुंभ की बात हुई थी, तो जो अर्ध कुंभ लगता है वो 6 महीने पर लगता है, 6 साल पे, यही मैंने मिस्टेक कर दिया था, 6 महीने बोल दिए थे, तो 6 साल पे अर्ध कुंभ और 12 साल पे क्या लगता है, महाकुंभ। और जो कुंभ लगता है ये 4 स्थानों पर लगता है, एक हो गया प्रयागराज, और दूसरा होता है उज्जैन, दूसरा होता है उज्जैन, तीसरा होता है नासिक, तीसरा होता है नासिक, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, और नंबर 4 पे है हरिद्वार, हरिद्वार। इन सभी जगहों पर, इन चारों जगह क्या होता है, कुंभ लगता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। गुड़ उत्पाद हम लोग पढ़ लिए थे, गुड़ उत्पाद कहाँ होता है, मुजफ्फरनगर में और अयोध्या में, ठीक ना, ये गुड़ उत्पाद होता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बाराबंकी। बाराबंकी में क्या होता है, वस्त्र का उत्पादन होता है। जो वस्त्र बनता है वो कहाँ बनता है, तो बाराबंकी में बनता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद क्या है, मुरादाबाद में शिल्प, धातु शिल्प होता है। धातु शिल्प क्या होता है, वो पीतल की बनी वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं में मतलब मूर्ति होती है, वो मानव की भी मूर्ति हो सकती है, किसी जानवर की भी मूर्ति हो सकती है, किसी देवी या देवता की भी मूर्ति हो सकती है। तो नोट कर लीजिएगा ये किसकी होती है, पीतल की बनी, पीतल की बनी वस्तुएं, पीतल से बनी वस्तुएं। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ये जानवर का फिगर है, और यहाँ पर क्या है, ये इंसान मतलब मानव का फिगर है, और यहाँ पर देवताओं का भी फिगर है, ठीक ना। ये क्या है, ये पीतल के बने हुए वस्तुएं हैं। और इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी। पीतल नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पीतल से बनी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। इसके बाद और इसे क्या कहा जाता है, बर्तनों का शहर कहा जाता है। पीतल नगरी कहा जाता है और कहा जाता है बर्तनों का शहर। यहाँ पर पीतल के बने बर्तन भी मिलते हैं, बर्तनों, बर्तनों का शहर, बर्तनों का शहर। यहाँ पर क्या क्या मिलता है, पीतल से बनी सभी वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं।
इसके बाद इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। जो मुरादाबाद है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी। मुरादाबाद में किस चीज का उत्पाद होता है? तो वो पीतल की बनी सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन जो है मुरादाबाद में होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मथुरा। मथुरा में सैनिटरी फिल्टिंग होती है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, फिटिंग होता है, ठीक ना। ये क्या होता है? इसमें पाइप होता है, नल होता है, ये सब यहाँ पर उत्पादन किया जाता है इसका। और हम लोग देख लेते हैं मथुरा। मथुरा के उपनाम देख लेते हैं। तो मथुरा को किन किन नामों से जाना जाता है? मथुरा के उपनाम, उपनाम मथुरा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नोट करिएगा, कृष्ण नगरी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्म जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था, इस वजह से इसे कृष्ण नगरी कहा जाता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे मथुरा में जो है कि पेड़ा, मथुरा में क्या होता है? पेड़ा मिलता है, तो इसलिए इसे पेड़ा नगरी भी कहा जाता है। पेड़ा नगरी। यहाँ पर सबसे अधिक पेड़ा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे पेड़ा नगरी कहा जाता है। और इसे कहा जाता है 12 वन, 12 वन, 12 वन और 24 उपवन, 12 वन 24 उपवन के नाम से भी इसे उपवन, 12 वन 24 उपवन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे क्या कहते हैं? 12 वन और 24 उपवन। और इसे 5 पर्वतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। 5 पर्वतों, 5 पर्वतों का क्षेत्र। 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो मथुरा का। अगर कोई पूछे कृष्ण नगरी किसे कहते हैं, तो भी आप बताएंगे मथुरा। पेड़ा नगरी, तो भी बताएंगे मथुरा। इसके बाद अगर कोई पूछे कि 12 वन 24 उपवन किस जिले को कहा जाता है, तो भी आप बताएंगे मथुरा। इसके बाद पूछेगा कोई कि 5 पर्वतों का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो भी आंसर हमारा क्या होगा? मथुरा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि मतलब यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है। जैसे मतलब पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? पहला, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, पहला हाथी अस्पताल, पहला हाथी अस्पताल, अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? तो मथुरा में खोला जा रहा है। इसके बाद सबसे कोई पूछे कि सबसे अधिक, सबसे कम मेला कहाँ लगता है? तो मतलब सबसे कम पूछे कोई, या फिर सबसे जैसे कम अगर कोई पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो होती है मथुरा में। सॉरी, मिस्टेक हो गया। जैसे कि सबसे जो अधिक मेला लगता है वो मथुरा में लगता है, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा पूछे, कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा। अगर सबसे अधिक मेला पूछे, सबसे अधिक मेला, तो सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है, ठीक ना।
थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया है कि मतलब अधिक और कम में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है कभी कभी। तो सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। ऐसा माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो इतना ज़्यादा बारिश हो गई कि तब से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यहीं पर होती है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से इसका उपनाम। तो मथुरा का उपनाम क्या है? कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, 12 वन 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र। और सबसे पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है? तो मथुरा में खोला जा रहा है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है। और उत्पादन में क्या होता है? नल, पाइप, ये सब जो सामानें होती हैं वो मथुरा में मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेरठ। नेक्स्ट क्या है? मेरठ। मेरठ आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनेक प्रकार की क्या है? खेल सामग्री है। अनेक प्रकार की क्या है यहाँ पर? खेल सामग्री है। जैसे ये बैडमिंटन हुआ, चेस हुआ, बैट हुआ, ये सब क्या है? खेल सामग्री है। और खेल सामग्री कहाँ प्रसिद्ध है? तो मेरठ में प्रसिद्ध है। मेरठ में। और मेरठ को किस नगर से, किस नाम से जाना जाता है? तो उपनाम लिखिएगा, मेरठ का उपनाम। इसे कैची नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैची नगरी। मेरठ को कैची नगरी, कैची नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरठ को जाना जाता है। और मेरठ को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरठ को क्रांति नगर। मेरठ को किस नाम से जाना जाता है? क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। नोट करिएगा, क्रांति नगर। क्रांति नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरठ को जाना जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है लखनऊ। ठीक ना? लखनऊ क्यों प्रसिद्ध है? चिकनकारी और जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ क्यों प्रसिद्ध है? जरी और जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ मतलब लगभग 36,000 लगभग 36,000 प्रकार की क्या होती है यहाँ पर? डिजाइनें की जाती हैं। तो इसको अगर नोट करना हो तो कर लीजिए, लगभग लगभग 36,000 प्रकार की क्या की जाती है? डिजाइन की जाती है। ठीक ना? डिजाइन यहाँ पर की जाती है। और रह गई बात कि लखनऊ को किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये नोट करिएगा, लखनऊ को जो है कि लखनऊ को अनेक प्रकार के नाम से जाना जाता है। नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं लखनऊ के उपनाम। लखनऊ के उपनाम। उपनाम में क्या होगा? नवाबों का शहर, नंबर फर्स्ट पे लिखिएगा, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। और इसे बागों का नगर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बागों का नगर। तो नोट करिएगा इसे भी, बागों का नगर। इसे क्या कहा जाता है? बागों का नगर। और इसे नजाकत का शहर भी कहा जाता है। नजाकत का शहर। क्या कहा जाता है? नजाकत का शहर। नजाकत का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को ही कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? कानपुर। कानपुर में क्या होता है? कानपुर में जैसे कि कानपुर दो होते हैं। पहले आप लोग को बता दें कि कानपुर दो होते हैं, एक होता है कानपुर नगर और एक होता है कानपुर देहात। तो
एक जो कानपुर नगर है, जिसे हम लोग केवल कानपुर के नाम से जानते हैं, वो क्या है, हमारा मंडल भी है। और उस मंडल के अंतर्गत कानपुर और कानपुर नगर देहात दोनों आते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो कानपुर है, इसमें क्या होता है, चमड़े का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, चमड़े का उत्पादन किया जाता है कानपुर के अंतर्गत। ये कानपुर नगर होता है, इस बात को नोट करिएगा, ठीक ना। और ये किस नदी के किनारे बसा है, तो इसे नोट करिएगा कि कानपुर नगर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात जो है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के बर्तन मिलते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक क्या मिलता है, एल्यूमिनियम के बर्तन मिलते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन, जैसे हमारे घर शादी विवाह हुआ या फिर इन सब अगर छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम हुआ, तो उन सबों में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और वैसे भी वो हमारे घर पे भी आसानी से उपलब्ध होते हैं, जो एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है, खाद्य संस्करण के लिए प्रसिद्ध है। कौशाम्बी किस लिए प्रसिद्ध है, तो खाद्य संस्करण के लिए प्रसिद्ध है। और खाद्य संस्करण किस चीज के बने होते हैं, तो केले के रेशे के बने होते हैं, केला के बने होते हैं, ठीक ना, केले के रेशे से बने होते हैं। इस बात को नोट करिएगा। इसके बाद हम बात करें कि जो कौशाम्बी है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौशाम्बी जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है कौशाम्बी। और बात करें हम लोग जो खाद्य संस्करण होता है, ये और कहाँ कहाँ मनाया जाता है या कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, तो खाद्य संस्करण का उत्पादन जो है गोंडा में होता है। गोंडा जिला, यहाँ पर भी खाद्य संस्करण का उत्पादन होता है। और जो बलरामपुर है, बलरामपुर जिले में भी क्या होता है, खाद्य संस्करण का, बलरामपुर जिले में भी खाद्य संस्करण का उत्पादन होता है। अभी हम कौशाम्बी की बात करें, तो कौशाम्बी को जो कहा जाता है, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का क्या, तीर्थ स्थल माना जाता है। और सबसे पहले अगर कोई पूछे कि सबसे पहले पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वो भी कहाँ किया गया था, कौशाम्बी में ही किया गया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कन्नौज। कन्नौज में आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये इत्र है। ये इत्र है। इत्र मतलब सेंट जो होता है ना, वो इत्र है। और यहाँ पर इत्र प्रसिद्ध है। कन्नौज में क्या है, इत्र प्रसिद्ध है। और इत्र प्रसिद्ध होने के कारण इसके उपनाम में क्या है, इत्र नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। उपनाम में नोट करिएगा, उपनाम क्या है, इसे इत्र नगरी भी कहते हैं। इत्र नगरी, इत्र नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो कन्नौज को ही जानते हैं। और इसे कहते हैं पूर्व का ग्रास। और इसे किस नाम से जानते हैं, पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। और इसे कहते हैं खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर कहने का तात्पर्य क्यों है, क्यों इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, इत्र मिलता है। और ये क्या होता है, इसमें एक सुगंध होती है, ठीक ना, इसीलिए इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इत्र नगरी, इत्र प्रसिद्ध है यहाँ, तो इत्र नगरी कहा जाता है। इसे पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग क्या किए, कन्नौज के बारे में अध्ययन कर लिए,
इसके बाद कौशाम्बी के बारे में भी अध्ययन कर लिए। कौशाम्बी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद हम लोग कानपुर नगर और कानपुर देहात। आप लोग कमेंट में बताइएगा जो उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, किस जिले को उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग लखनऊ के बारे में भी अध्ययन कर लिए। लखनऊ को किन किन नामों से जाना जाता है? तो नवाबों का शहर, बागों का शहर और नज़ाकत का शहर। इसके बाद हम लोग मेरठ के बारे में भी अध्ययन कर लिए। मेरठ को किन किन नामों से जाना जाता है? तो कैंची नगरी और क्रांति नगरी। ऐसे ही हम लोग क्या किए, मथुरा के बारे में भी अध्ययन कर लिए, मुरादाबाद के बारे में अध्ययन कर लिए, बाराबंकी के बारे में अध्ययन किए। फिर मुजफ्फरनगर के बारे में अध्ययन करें। मुजफ्फरनगर की एक और विशेषता है, नोट कर लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले को स्पर्श करता है। उत्तरी जिले को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले को स्पर्श करता है। और दूसरे नंबर पे लिखिएगा कि यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले को भी स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले को स्पर्श करता है, पश्चिमी जिले को। उत्तरी जिला कौन सा है? तो सहारनपुर। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। फिर इसके बाद हम लोग प्रतापगढ़ के बारे में अध्ययन कर लिए। प्रतापगढ़ में क्या प्रसिद्ध है? आंवला प्रसिद्ध है। पीलीभीत के बारे में अध्ययन किए। रायबरेली के बारे में अध्ययन कर लिए और संत कबीर नगर के बारे में भी अध्ययन किए। फिर शामली के बारे में, शामली की कुछ विशेषताएं भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी प्रकार क्या है, आज का टॉपिक हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी इसमें कुछ पॉइंट जो है बाकी है, तो उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के माध्यम से लाएंगे। और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे मनोभाव को क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में इससे कुछ बेहतर कर सकें। वैसे हमारी कोशिश रहती है कुछ बेहतर करने की, बट अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो शायद मैं और भी बेहतर कर सकूं। तो फिर आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।